अगर आप बीएससी सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में हैं और अपने कॉलेज में टॉप करना चाहते हैं, जिसके लिए केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तलाश में हैं, तो यह लेक्चर आपके लिए ही है। हेलो प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यश क्लासेस। और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो हमारा पेपर है केमिकल डायनेमिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उसका जो यूनिट थर्ड है जिसमें हम फेज इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ते हैं, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आ चुके हैं। और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फेज के बारे में, कंपोनेंट के बारे में और डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में। इनका हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, इनका एक्सप्लेनेशन देखेंगे और साथ ही साथ यह भी हम देखेंगे कि इनके क्या नोट्स हैं। और इन सभी चीज़ों के बारे में हम इसलिए समझेंगे ताकि जब हम अगले लेक्चर में गिब्स फेज रूल के बारे में पढ़ें तो वहाँ पर जब हम फेज, कंपोनेंट और डिग्री ऑफ फ्रीडम वर्ड का उपयोग करें तो आप लोग समझ चुके रहेंगे। ठीक है। और ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन भी बनता है। इसमें आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन भी मिल सकते हैं और शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन भी मिलेंगे। और अगर गिब्स फेज रूल के साथ देता है तो यह आपको लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन में भी मिल सकते हैं। तो चलिए अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। और आज से जो लेक्चर रहेंगे वो आप सभी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ही फॉर्मेट पर प्रोवाइड किए जाएंगे। फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेकंड यूनिट में कुछ लेक्चर्स और प्रोवाइड करने की जरूरत है, उन्हें हम बाद में आप पढ़ लेंगे। लेकिन अब चलिए हम थर्ड यूनिट की शुरुआत करते हैं। तो अगर आप सभी इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर भी सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे इस प्लेलिस्ट के अगले लेक्चर के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए अब अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। समझते हैं सबसे पहले कि इन टर्म्स से हमारे किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बेसिकली ऐसा देखा गया है कि इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है कि एक्सप्लेन द टर्म्स ऑफ फेज, कंपोनेंट एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम। बोला जाएगा कि फेज, कंपोनेंट और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, इन्हें अलग अलग परिभाषित करिए। दूसरे प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है कि एक्सप्लेन द टर्म्स ऑफ फेज, कंपोनेंट एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड राइट डाउन द गिब्स फेज रूल। यानी कि गिब्स फेज रूल का भी स्टेटमेंट हमें लिखना पड़ेगा। यह हमारे पास दूसरे प्रकार का क्वेश्चन हुआ। तीसरे प्रकार का क्वेश्चन बनता है कि एक्सप्लेन द टर्म्स ऑफ फेज, कंपोनेंट एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम, राइट डाउन द गिब्स फेज रूल एंड थर्मोडायनेमिकली डेरिवेशन ऑफ गिब्स फेज रूल बताइए। यानी कि उसका एक्सप्रेशन भी हमें करके बताना रहेगा। तो जो हमने लास्ट के 2 क्वेश्चन बताए हैं उनके बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। यहां पर हम सबसे पहले समझते हैं कि फेज क्या होता है। फेज यानी कि अवस्था। क्या कहने का मतलब है? अवस्था। फेज मतलब होता है अवस्था। जैसे यह बोर्ड है, आपको दिख रहा होगा, यह बोर्ड है। यह बोर्ड सॉलिड स्टेट में है, आप सभी को पता है। यह चौक है, सॉलिड स्टेट में है, यह भी हमें पता है। अगर हम वाटर को लेते हैं तो वह लिक्विड स्टेट में होता है। वैसे अगर इसे हम ठंडा करते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ला देते हैं तो वह सॉलिड बन जाता है। अगर वेपराइज करना चाहें, 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर देंगे तो यह भाप बन जाएगा। तो कहने का ये मतलब है कि कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ, कोई भी सिस्टम, फिजिकल केमिस्ट्री में हम सिस्टम कहते हैं किसी भी कंपाउंड को, तो कोई भी सिस्टम किस स्टेट में है वही उसका फेज होता है। बस यही ओवरव्यू है, इतना ही हमें कॉन्सेप्ट को समझने की आवश्यकता है। अब आपको जो एग्जाम में लिखना है वो चीजें यहां पर लिखी गई हैं। फेज को वास्तव में डिफिनीशन भी तो होगा, ये तो हमें केवल कॉन्सेप्ट के लिए इतनी चीजें समझ में आई। लेकिन अगर फेज के लिए हम डिफिनीशन पर बात करें तो ए फेज इज डिफाइंड बाई, हमारे पास जो फेज होता है उसे कुछ इस प्रकार डिफाइन करते हैं कि एनी होमोजीनियस, समझिएगा होमोजीनियस की बात कर रहा है, एनी होमोजीनियस फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ ए सिस्टम which is mechanically separable and bounded by a definite surface is called as phase।
क्या कहता है समझने की कोशिश करिए, बहुत ही आसान है। ठीक है, देखो कहता है कि एनी होमोजीनियस फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ ए सिस्टम। क्या कहता है कि कोई भी एक सिस्टम हो, सिस्टम मतलब क्या कि कोई भी दो कंपाउंड्स एक दूसरे से मिल चुके हों तो ये हमारे पास एक सिस्टम बन चुका है। ठीक है, तो हम फिजिकल केमिस्ट्री में सिस्टम कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें, NaCl को मैंने ले लिया और प्लस H2O को मैंने ले लिया। ठीक है, यानी कि NaCl को हमने H2O में घोल दिया, यानी कि नमक को हमने पानी में घोल दिया। ठीक है, तो वो क्या बन गया है, एक सिस्टम बन चुका है। ठीक है, तो ये अगर ध्यान से देखो तो अगर हम नमक को पानी में घोलते हैं तो यह किस फेज में पहुंच चुका होता है, वह कैसा दिख रहा होता है, आपको लिक्विड दिख रहा होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि वह एक होमोजीनियस सिस्टम बन चुका है और यहां तक कि लिखा हुआ फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट, यानी कि ये दोनों अलग अलग वस्तुएं हैं जो फिजिकली हम अलग अलग कर सकते हैं। नमक को देखेंगे तो नमक को हम अलग रख सकते हैं, वाटर को अलग रख सकते हैं, तो ये क्या है, फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट है। ठीक है, व्हिच इज मैकेनिकली सेपरेबल। कहता है कि अगर हम वाटर को, जैसे ये हमने एक पॉट लिया और इसमें हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और इसमें जब हमने नमक को घोल दिया, ठीक है, तो वो घुल चुका है। लेकिन अगर हम चाहें बाद में भी तो हम नमक को और पानी को अलग अलग कर सकते हैं, ये बात तो हमें पता ही है। अगर हम सुखा देंगे इसमें तो हमारे पास जो वाटर मॉलिक्यूल हैं वो तो वेपराइज हो जाएंगे, लेकिन जो नमक के मॉलिक्यूल हैं, NaCl के मॉलिक्यूल हैं, वो तो इसी में ही रहेंगे। यानी कि इसे हम मैकेनिकली सेपरेट भी कर सकते हैं एंड बाउंडेड बाय ए डिफिनिट सरफेस, और इसे हम अलग अलग सरफेस द्वारा बांध भी सकते हैं। तो यही होता है फेज। कहने का मतलब टोटल यही है कि फेज क्या है, फेज वास्तव में किसी भी एक होमोजीनियस फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट का एक सिस्टम होता है जिसे हम मैकेनिकली सेपरेट कर सकें, अलग कर सकें, वही हमारा फेज कहलाता है। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर ध्यान से देखें तो ये भी हमारे पास एक एग्जाम्पल ही है कि NaCl को अगर हम वाटर के साथ घोल लेते हैं तो यह हमारे पास लिक्विड फेज में पहुंच चुका होता है। तो नंबर ऑफ फेज कितने हुए, 1। कितने हुए, नंबर ऑफ फेज 1। ठीक है, अगर हम ऐसे भी देखें, एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करना चाहें, चलो यहां पर मैं लिखवा देता हूं। ठीक है, वैसे एग्जाम्पल को मैं लिख कर लेकर आऊंगा ताकि हमारा समय बचेगा, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं। जो हमारे पास अगर हम वाटर को लेते हैं तो हम जानते हैं कि वो नॉर्मल टेम्परेचर पर लिक्विड फेज में होता है। अगर हम ठंडा करेंगे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचा दिए तो वह हमारे पास सॉलिड फेज में पहुंच जाएगा, और अगर उसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर दें तो वह हमारे पास भाप बन जाता है। यानी कि जो हमारे पास वाटर होता है, वाटर सिस्टम जो है वह हमारे पास 3 फेज को कंटेन करता है। पहला सॉलिड भी, दूसरा लिक्विड भी, और तीसरा गैसियस स्टेट भी कंटेन करता है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई? अब समझ में आ चुका है कि फेज क्या होता है। तो अब इसके अगले पार्ट पर बढ़ते हैं। ए फेज कैन एग्जिस्ट इन आइदर स्टेट। ए फेज कोई भी वस्तु का, कोई भी सिस्टम का जो फेज होता है वह कई प्रकार के स्टेट में पाया जा सकता है, जो स्टेट ऑफ मैटर होता है। ठीक है, क्या मैंने कहा, स्टेट ऑफ मैटर होता है, उसमें भी फेज हमारा पाया जा सकता है। जैसे कि सॉलिड फेज भी पाया जा सकता है, लिक्विड फेज भी पाया जा सकता है, और गैस फेज भी पाया जा सकता है। वैसे तो हम फेज नॉर्मल वर्ड में तो उपयोग करते ही हैं केमिस्ट्री में, लेकिन फेज का डिफिनीशन क्या है वो यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, इस सिस्टम, अगला लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। इस सिस्टम में कंसिस्ट ऑफ 1 फेज या फिर और मोर देन 1 फेज। अगर हमारे पास कोई सिस्टम है तो वह एक भी फेज को कंटेन कर सकता है, 2 भी फेज को कंटेन कर सकता है, या 2 से अधिक भी फेज को कंटेन कर सकता है। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी वाटर का एग्जांपल लेकर बताया, वह 3 फेज कंटेन करता है। ठीक है, ऐसे ही जो सल्फर होता है वह 4 फेज को कंटेन करता है। अभी इसके एग्जांपल में हम बताएंगे। ये अगर आप लोग नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, और ये आप सभी को हम टेलीग्राम ग्रुप में भी PDF प्रोवाइड कर देंगे। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करना चाहें तो लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
तो आइए चलिए अब हम फेज के एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं कि हम फेज कैसे पता कर सकते हैं। और इसमें आप सभी को बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर आपके एग्जाम रिटन है तो आपको केवल 3 से 4 ही एग्जाम्पल याद कर लेने होंगे, वही इनफ है। लेकिन अगर आपके एग्जाम ऑब्जेक्टिव है तो आपको सब कुछ समझना भी होगा और सब कुछ याद भी करना होगा। देखो कहता है, सबसे पहला और सबसे आसान एग्जाम्पल मैंने उठाया है वाटर सिस्टम का। जो वाटर सिस्टम होता है उसमें मैंने आप सभी को बताया था कि 3 फेजेज होते हैं। पहला फेज होता है कि हमारा लिक्विड, जिसे हम वाटर ही कहते हैं। दूसरा फेज आता है आइस, यानी कि बर्फ जो होता है हमारे पास सॉलिड फेज में होता है। और तीसरा वेपर यानी कि गैस फेज में पहुंच जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर लिखा गया है कि इन वाटर सिस्टम देयर आर 3 फेजेस। जो हमारे पास वाटर सिस्टम होता है, अगर आपके एग्जाम ऑब्जेक्टिव हुए तो उसमें पूछा जा सकता है कि जो हमारे पास वाटर सिस्टम होता है उसके पास कितने फेज होते हैं, 1 2 3। तो आपको टिक करना रहेगा 3 फेजेज होते हैं, पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस। इन सल्फर सिस्टम, अगर कोई भी सल्फर सिस्टम हमारे पास दिया गया है तो उसके पास कितने फेज होते हैं, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो देयर आर 4 फेजेस। जो हमारे पास सल्फर सिस्टम होता है इसमें 4 फेजेज होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला आता है रोम्बिक सल्फर। ठीक है, ये हमारे पास एक अलग फेज होता है। दूसरा आता है मोनोक्लिनिक सल्फर, जो कि सॉलिड फेज में पाया जाता है, सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। लिक्विड सल्फर, जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। और वेपर सल्फर, यानी कि गैस स्टेट में पाया जाता है। ये हमारे पास 4 प्रकार के सल्फर के फेजेस हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई। यानी कि स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस फेज के बस प्रकार हैं, ये बस समझ लेना। ठीक है, अब कोई भी अगर हमारे पास सबस्टेंस है जो कि गैसियस हो या लिक्विड हो या सॉलिड हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ए प्योर सबस्टेंस, यानी कि अगर हम बात करें ए प्योर सबस्टेंस के लिए, तो जैसे ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, तो ऑक्सीजन में कोई और प्रकार का मिलावट ना हो। जैसे मिल्क हो गया, आप लोग जाते हैं तो दूध वाले से कहते हैं कि भैया प्योर दूध दीजिएगा इसमें। तो इसका कहने का क्या मतलब है कि उसमें पानी की मिलावट ना हो, यानी कि वह जो मिल्क है, दूध है, वह प्योर हो एकदम तरीके से। ठीक है, तो जो प्योर सबस्टेंसेस होते हैं उनके जो फेजेस होते हैं वो केवल एक फेज के होते हैं, उनमें एक से अधिक फेज नहीं पाया जाता है, केवल एक फेज होता है। जैसे कि ऑक्सीजन, अगर हम ऑक्सीजन को लेते हैं जो कि गैसियस है, तो अगर हम ऑक्सीजन को लेते हैं उसमें किसी और प्रकार का ऑक्सीजन सिलेंडर आप लोग देखते होंगे, ऑक्सीजन सिलेंडर में अगर किसी और प्रकार का गैस नहीं मिलाया गया है तो उसका जो फेज है वह केवल एक फेज है, 1 फेज का होता है। जैसे कि हमारे पास आइस, बर्फ ही है, वह भी एक ही फेज का है। जैसे कि एथनॉल यानी कि एल्कोहल अगर लेते हैं तो यह भी एक फेज का है, ETC। ठीक है, ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, अगर हमारे पास बहुत सारे गैसेस एक दूसरे से मिल चुके हैं। ठीक है, बहुत सारे गैसेस एक दूसरे से मिल चुके हैं और वो होमोजीनियस सिस्टम बनाते हैं, तो उनका जो फेज होता है वह भी एक ही फेज होता है। एग्जाम्पल के लिए, जब N2 गैस मिलता है H2 गैस से तो हमारे पास अमोनिया गैस बनाता है, और यह मिक्सचर ऑफ गैसेस है तो यह भी एक फेज को कंटेन करता है। लेकिन अभी और भी चीजों को समझने की कोशिश करना। एंड एक्वस सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन की बात किया जाए तो हम जानते हैं कि अगर हम नमक यानी कि NaCl और H2O का अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो यह जो हमारे पास सोल्यूशन बनता है यह एक्वस सोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो एक्वस सोल्यूशन हैज 1 फेज। अगर आपसे पूछा जाता है कि एक्वस सोल्यूशन कितने फेज रखते हैं तो आपको बताना है कि एक। अब देखो, माइसेबल लिक्विड हैज 1 फेज। माइसेबल लिक्विड क्या होते हैं एंड नॉन माइसेबल लिक्विड क्या होते हैं, इसके बारे में समझो। जो माइसेबल लिक्विड होते हैं यानी कि जैसे वाटर हो गया, एल्कोहल हो गया, ठीक है, तो अगर उन्हें मिला दिया जाए तो ये हमारे पास एक क्वार्टर बन जाता है। ठीक है, लेकिन वो बात खत्म करो, वो नहीं हम हाँ वो सभी चीजें यहाँ पर नहीं डिस्कस करना। देखो, हम जानते हैं कि अगर हम एल्कोहल को वाटर में मिलाते हैं तो वो पूरी तरीके से घुल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है और वो टूट जाते हैं, ये बात हमें पता है। ठीक है,
तो जो माइसेबल लिक्विड होते हैं यानी कि घुलनशील लिक्विड कह सकते हैं, जैसे कि अल्कोहल और वाटर को अगर एक दूसरे के साथ हम घोलेंगे तो वो घुल जाता है, तो ऐसे लिक्विड के पास केवल एक फेज होता है, इसलिए यहां पर लिखा गया है वन फेज। लेकिन ऐसे लिक्विड जो एक दूसरे में घुलते नहीं हैं, जैसे कि अगर आप वाटर को ले लीजिए और केरोसिन ले लीजिए या तो पेट्रोल ले लीजिए, पेट्रोल भी तो नहीं घुलता है, या तो मिट्टी का तेल ले लीजिए, मिट्टी का तेल भी वाटर में नहीं घुलता है, तो ये अलग अलग लेयर बना लेंगे। क्या बना लेंगे? जैसे आप अगर कभी एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखना चाहें तो वाटर पर थोड़ा सा मिट्टी का तेल डालिए, तो आप लोग देखेंगे कि वाटर का लेवल अलग हो जाता है, मिट्टी का तेल ऊपर अलग लेवल हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग लेवल होते हैं, यानी कि जितने भी नॉन माइसेबल लिक्विड हैं, जितने भी अघुलनशील लिक्विड हैं, वो सभी के सभी अलग अलग फेजेस को कंटेन करते हैं। अगर दो माइसेबल लिक्विड को मिलाएंगे, एक दूसरे में रखेंगे तो दो फेज हुए, तीन माइसेबल लिक्विड को मिलाएंगे तो तीन लेयर बन जाएंगे, तो वो तीन फेज का हो गया। चार माइसेबल लिक्विड को मिलाएंगे तो चार फेज बन जाएंगे। वही सेम चीजें यहां पर लिखी गई हैं कि नॉन माइसेबल लिक्विड हैज मेनी फेजेस, बहुत सारे फेजेस होते हैं, जितने नंबर ऑफ लिक्विड्स होते हैं उतने ही उनके पास फेज होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास फेज पूरा कंप्लीट कि फेज का क्या डिफिनीशन है, फेज के क्या एग्जांपल्स हैं। आई होप आप सभी लोग समझ चुके होंगे। अब चलिए हम बात करते हैं कि कंपोनेंट क्या होते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं कि कंपोनेंट्स का क्या कॉन्सेप्ट है और इसमें एग्जांपल्स को भी हम समझेंगे। जैसा कि मैंने आप सभी को बता दिया कि फेज क्या होता है, फेज को आप लोग अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे, तो उस चीज को आप लोग समझ चुके हैं तो उसे प्रैक्टिस करिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं। कंपोनेंट्स कहने का क्या मतलब है, समझो। कंपोनेंट्स मतलब क्या? छोटे छोटे घटक जिससे मिलकर एक बड़ा सा कंपाउंड या बड़ा सा सिस्टम बनता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास पूरा बोर्ड है, ये बात हमें पता है। तो अगर ध्यान से देखें तो ये हमारे पास एक एल्युमिनियम फॉयल है, जिसे या फिर एल्युमिनियम फ्रेम है। ये हमारे पास एक ग्रीन शीट है। यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो ये हमारे पास कुछ लगा हुआ टांगने के लिए, और ये काटी है। ठीक है, ये आप लोग समझ रहे होंगे। तो ये जो हमारे पास अगर ध्यान से देखो तो ये पूरा हमारे पास सिस्टम बना हुआ है। ठीक है, इस सिस्टम में अगर इस हम ग्रीन पैनल के बारे में बात करें, अगर यह ग्रीन बोर्ड के बारे में हम बात करें, तो इसका जो हमारे पास ये हमारे पास एल्युमिनियम का फ्रेम बना हुआ है, ये एक्चुअली एक कंपोनेंट है। इसी कंपोनेंट और इन कंपोनेंट्स की सहायता से यह पूरा हमारा बोर्ड बना हुआ है। ठीक है, तो कंपोनेंट का मतलब क्या कि घटक, जिसकी सहायता से बड़े बड़े चीजें बनी हुई रहती हैं, उसी को ही हम कंपोनेंट कहते हैं। ये हमारे पास नॉर्मल समझने का तरीका हुआ। ठीक है, लेकिन मेन डिफिनीशन क्या है? द नंबर ऑफ कंपोनेंट, यानी कि यह बोर्ड हमारे पास जो है यह कितनी कंपोनेंट संख्याओं से मिलकर बना है। तो अगर गिनना चाहें तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया काटी 4, और ऐसे ही जितने भी हमारे पास हैं इन सभी को गिन सकते हैं। तो द नंबर ऑफ कंपोनेंट मतलब कंपोनेंट्स की संख्या ऑफ ए सिस्टम इज डिफाइंड एज, इसे हम कुछ इस प्रकार डिफाइन करते हैं, द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द independently variable constituents by mean of which the composition of each phase can be represented by mean of a chemical equation। समझो क्या कहता है, देखो कहता है कि the smallest number of independent variable constituents, अलग अलग बदलते हुए कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी कि पार्टिकल भी कह सकते हैं, अलग अलग पार्टिकल की वह संख्या जिसके द्वारा, ठीक है, बाय मीन ऑफ विच, जिसके द्वारा प्रत्येक फेज के कंपोजिशन को हम एक केमिकल इक्वेशन द्वारा रिप्रेजेंट कर सके, उन्हीं संख्याओं को ही हम कहते हैं कंपोनेंट। ठीक है, ये हमारे पास डिफिनीशन हुआ, इसे आप लोगों को एग्जाम में लिखना रहेगा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने पहले ही समझा दिया है। ठीक है, अब यहां पर देखो, कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन आइदर बी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल हैं जिनकी सहायता से हमारा पूरा जैसे ये हमारे पास क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल ही तो है, तो ये हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं या कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल हैं, इनकी सहायता ये हमारे पास कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पर जैसे एल्युमिनियम है तो लकड़ी का भी हो सकता था, तो ऐसे यहाँ पर लिखा गया है कि मतलब एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता।
ठीक है, अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको समझते हैं। एग्जांपल्स को अगर समझना है तो सबसे पहले वाटर सिस्टम आता है। वाटर सिस्टम के बारे में अभी हमने डिस्कस किया कि वाटर सिस्टम के पास 3 फेज होते हैं। पहला सॉलिड फेज, दूसरा लिक्विड फेज, तीसरा गैसियस फेज। ये तीनों फेजेस के बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। लेकिन वाटर सिस्टम के पास कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होंगे, इसके बारे में यहां पर हम बात करेंगे। तो वाटर सिस्टम हैज ओनली 1 कंपोनेंट सिस्टम, यानी कि जो वाटर सिस्टम होता है वह एक कंपोनेंट सिस्टम होता है। आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि वाटर सिस्टम कितने कंपोनेंट सिस्टम होते हैं, तो आपको बताना है केवल एक कंपोनेंट सिस्टम होता है। यानी कि अगर ध्यान से समझो क्या है वाटर, तो वाटर को अगर हम ध्यान से देखें तो अगर लिक्विड फेज में है तब भी वो वाटर ही रहेगा, आइस फेज में है तब भी उसमें H2O के ही मॉलिक्यूल होंगे। ऐसा तो है नहीं कि उसमें H2O के जहां पर अमोनिया मॉलिक्यूल आ जाए। अगर वह गैसियस फेज में पहुंच चुका है तब भी वह H2O मॉलिक्यूल ही होंगे। ऐसा तो है नहीं कि वहां पर सल्फर मॉलिक्यूल्स भी आ जाएंगे। तो वो हमारे पास एक ही कंपोनेंट सिस्टम है, चाहे वह किसी भी फेज में हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आते हैं अपने दूसरे प्रकार के एग्जाम्पल की तरफ। एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज इज अ 2 कंपोनेंट सिस्टम। समझो क्या कहता है कि हमारे पास जो एक्वस सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज होता है यह 2 कंपोनेंट सिस्टम होता है। कहने का क्या मतलब है कि अगर हम एक सुक्रोज के एक्वस सोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, सुक्रोज मतलब क्या, C12, यानी कि सुक्रोज मतलब शुगर और वाटर प्लस वाटर। तो इसमें अगर हमारा जो सुक्रोज का एक्वस सोल्यूशन बना है वह कितने कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, यह पहला कंपोनेंट हो गया, यह हमारे पास दूसरा कंपोनेंट हो गया, इसलिए यह हमारे पास 2 कंपोनेंट सिस्टम है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम देख सकते हैं। अगर हम एक और एग्जांपल के बारे में बात करें तो यहां पर हमारे पास एक एग्जांपल कुछ ऐसे भी बन सकता है, CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का अगर हम रिएक्शन देखें तो कुछ इस प्रकार होता है, CaO प्लस CO2, यही होता है, हाँ यही होता है। तो यहां पर अगर ध्यान से देखो तो ये हमारे पास जो कैल्शियम कार्बोनेट है वह भी 2 कंपोनेंट सिस्टम है। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हम देख सकते हैं, इसमें भी हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है कि कोई भी कंपाउंड, कोई भी मॉलिक्यूल जितने नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है वह उतने ही कंपोनेंट्स का होता है, उतने ही उसके नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, नोट डाउन करना चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। हमने फेज और कंपोनेंट को समझ लिया है, अब बात करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर। तो चलिए अब हम समझते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, इसके बारे में हम पूरा डिटेल से समझने वाले हैं। देखिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम कुछ इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं कि जैसा कि मैंने आप सभी को अपने पहले चैप्टर के लेक्चर में यह समझा दिया है कि जब भी कोई सिस्टम या कोई भी रिएक्शन ही ले लेते हैं, चाहे सिस्टम कहें या कंपाउंड कहें या रिएक्शन कहें, वह इक्विलिब्रियम में अगर होता है तो उसमें हमारे पास 3 से 5 फैक्टर ऐसे होते हैं जो अफेक्ट करते हैं। लेकिन मैंने आप सभी को बताया था कि 3 ऐसे फैक्टर होते हैं जो मेनली इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला होता है टेम्परेचर, दूसरा होता है प्रेशर और तीसरा होता है कंसंट्रेशन। अगर इन तीनों का हम बदलाव करेंगे तो कोई भी इक्विलिब्रियम, किसी भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम बदल जाता है, शिफ्ट हो जाता है। लासातेलिए के प्रिंसिपल से ही हम समझ चुके हैं। ठीक है, तो यहां पर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिफाइन करने के लिए इसी चीज का हम उपयोग करने वाले हैं, यानी कि स्वतंत्रता की कोटि क्या है इसके बारे में यहां पर हम समझेंगे। सबसे पहले समझो कि द लीस्ट नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स, बदलने वाले फैक्टरों की सबसे कम संख्या, सच एज, कुछ ऐसे नंबर्स जो हैं टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन, यही तो हमारे वेरिएबल फैक्टर्स हैं। तो वेरिएबल फैक्टर्स की वह संख्या which must be specified, जो हमें पहले से ही पता हो, जो हमारे पास पहले से ही पता हो इन तीनों फैक्टर्स में से। उसके बाद जो बचे हुए फैक्टर हैं उनको ऑटोमेटिकली फिक्स कर दिया जाए। तो इस प्रकार की संख्या को ही, जो कि हमें पहले से ही पता हो, इस प्रकार की संख्या को ही हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम।
ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर अभी मैं समझाऊंगा आप सभी को, आइडियल गैस इक्वेशन के सहायता से जब समझाऊंगा तो वहां पर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि ये क्या कहता है। ठीक है, चलो यहां पर मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। देखो यहां तक आपको लिखना है, लेकिन यहां से अभी नहीं लिखना है। देखो हम जानते हैं कि Pv इज इक्वल टू nRT होता है, लेकिन अगर हम नंबर ऑफ मोल्स की संख्या 1 ले लेते हैं तो Pv इज इक्वल टू RT होता है। यह हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन होता है, जिसमें हमारे पास जो R होता है या गैसियस कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल गैसियस कांस्टेंट, तो इससे फर्क नहीं पड़ता। प्रेशर को हम बदल सकते हैं, वॉल्यूम को बदल सकते हैं, टेम्परेचर को बदल सकते हैं। ये तीन चीजें हमारे पास बदलने वाले वेरिएबल फैक्टर्स हमारे दिख रहे हैं। तो इनमें से अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट कर दें, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें, या फिर स्पेसिफाइड कर दें, ऐसा कह सकते हैं कि अगर हम प्रेशर को स्पेसिफाइड कर दें और टेम्परेचर को स्पेसिफाइड कर दें, यानी कि हम जान जाएं, तो हम वॉल्यूम का भी वैल्यू पता कर सकते हैं, वह ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा। कहने का क्या मतलब है, मान लेते हैं कोई भी एक आइडियल गैस है जिसके लिए प्रेशर जो है वह कुछ दिया गया है, हम मान लेते हैं कि x है, ठीक है, और हमारे पास जो टेम्परेचर है यह भी स्पेसिफाइड है, यानी कि हमें पहले से ही पता है किसी भी गैस के लिए तो वह y है। तो अगर हम इसका वैल्यूम पता करना चाहें तो वह भी तो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा, वह ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा ना। जब हम इसको बदलेंगे तभी यह बदलेगा, लेकिन यह तो हमें पहले से ही पता है तो इसको हम बदल ही नहीं सकते, यह हमारे पास ऑटोमेटिकली फिक्स वैल्यू पता चल गया। तो ऐसे सिचुएशन में जब हमारे पास दो फैक्टर्स पता हो, स्पेसिफाइड हो, निर्दिष्ट हो, तो ऐसे सिचुएशन में इन नंबर्स की संख्याओं को ही हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। समझ में आई बात, यही होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए सिस्टम। अब यहां पर देखो, अगर कोई भी सिस्टम डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसके पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, किसी भी सिस्टम के पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो इस प्रकार के सिस्टम को हम कहते हैं ट्राई वेरिएंट। अगर किसी भी प्रकार के सिस्टम के पास 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो उसे हम कहेंगे बाई वेरिएंट। अगर हम किसी भी सिस्टम के पास 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो उसे यूनिवेरिएंट कहेंगे या मोनोवेरिएंट सिस्टम कह सकते हैं, ठीक है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 भी हो सकता है, लेकिन कंपोनेंट कभी भी 0 नहीं हो सकता, फेज कभी भी 0 नहीं हो सकते, लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 हो सकते हैं। अभी इसके एग्जाम्पल को भी मैं बताऊंगा। तो अगर किसी भी सिस्टम का डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 है तो उसे हम नॉन वेरिएंट सिस्टम कहते हैं, ये आपको याद रखना है। और ये आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि अगर किसी भी सिस्टम के पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो उसे हम क्या कहेंगे, यूनिवेरिएंट, बाई वेरिएंट, ट्राई वेरिएंट या नोटी, तो आपको टिक करना रहेगा ट्राई वेरिएंट, ठीक है। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, अगर नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए। अब हम बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स पर। तो चलिए अब डिग्री ऑफ फ्रीडम के कुछ एग्जाम्पल्स पर हम बात करते हैं और सभी चीजों को यहीं पर अब हम खत्म करेंगे, ठीक है। देखो यहां पर क्या कहता है, अगर एग्जाम्पल के बारे में हम बात करें तो अभी मैंने आप सभी को यह एग्जाम्पल समझा दिया कि फॉर एन आइडियल गैस सिस्टम, अगर किसी भी आइडियल गैस सिस्टम के बारे में बात करें तो Pv इज इक्वल टू RT हमारे पास एक इक्वेशन है, जिसमें हमारे पास जो R होता है वह गैसियस कांस्टेंट होता है जो पहले से ही फिक्स होता है। अगर हम प्रेशर या वॉल्यूम में से किसी एक को और टेम्परेचर का स्पेसिफिकेशन कर लें तो हमारे पास वॉल्यूम को अगर कर रहे हैं तो प्रेशर को फिक्स्ड कर दिया जा सकता है ऑटोमेटिकली। अगर हम वॉल्यूम को पता करते हैं और प्रेशर को पता करना चाहें तो उसे भी ऑटोमेटिकली फिक्स्ड कर सकते हैं। यानी कि इसमें हमें कम से कम 2 चीजों का नॉलेज होना ही चाहिए, तभी हम तीसरे वैल्यू को ऑटोमेटिकली फिक्स कर पाएंगे। तो इसलिए हमारे पास जो आइडियल गैस सिस्टम होता है, इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वह होता है 2, ठीक है। और इसे हम कुछ इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं कि F इज इक्वल टू 2, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर एन आइडियल गैस सिस्टम इज 2, ठीक है। और यहां पर एक और चीज को समझो, ये जो हमारे पास आइडियल गैस सिस्टम है यह हमारे पास वाई वेरिएंट सिस्टम होता है, यानी कि 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम रखता है।
अगर हम बात करते हैं कि फॉर आइस वाटर एंड वेपर सिस्टम, यानी कि वाटर सिस्टम के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, तो इसके पास नो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, यानी कि इसका जो वैल्यू होता है F इज इक्वल टू 0 होता है और यह नॉन वेरिएंट सिस्टम होता है। कहने का क्या मतलब है, समझो कैसे वाटर सिस्टम के पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 है, इसके बारे में समझो। देखो, हम अगर टेम्परेचर को बदल लें, टेम्परेचर को पता कर लें, प्रेशर को पता कर लें, तो क्या कंसंट्रेशन पता किया जा सकता है? क्या ऑटोमेटिकली फिक्स्ड किया जा सकता है? ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है वाटर सिस्टम में। अगर हम कंसंट्रेशन को फिक्स्ड कर दें, टेम्परेचर को फिक्स्ड कर दें, तो क्या प्रेशर ऑटोमेटिकली फिक्स हो पाएगा? ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। इनमें से हर एक वैल्यू ऑटोमेटिकली फिक्स्ड होता है, इसमें किसी और वैल्यू को फिक्स्ड करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए जो हमारे पास वाटर सिस्टम होता है उसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होता है। तो अब इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आई होप आप सभी लोग यह समझ चुके होंगे कि फेज क्या होता है, कंपोनेंट क्या होता है और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। अब जो अगला लेक्चर आने वाला है वह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का ही क्वेश्चन रहेगा, जिसमें हम फेज रूल के बारे में बात करेंगे, गिब्स फेज रूल के बारे में बात करेंगे। तो ये हमारे पास उसके लिए बेसिक पॉइंट्स थे और इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, इसलिए इसे हमने पहला इंपॉर्टेंट लेक्चर बनाया है। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आई होप आप सभी को यह लेक्चर समझ में आया हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप सभी को यह स्ट्रेटेजी अच्छी लग रही है। अगर आप कमेंट करेंगे, अपने फीडबैक को देंगे, तभी मुझे समझ में आएगा कि क्या मैं यह सही चीज़ कर रहा हूँ या नहीं। और इसी प्लेलिस्ट के अगले लेक्चर के नोटिफिकेशन पाने होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।